हेलो बच्चों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। मैं कृष्णा सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है यूनिक स्टडी विद कृष्णा में। तो बच्चों, जैसा कि हमने 50 दिन 50 मैराथन सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, इस मैराथन सीरीज का आज जो लेक्चर नंबर है 7 आने वाला है। और इसके बाद इस मैराथन सीरीज में हमने एक तीसरा चैप्टर स्टार्ट किया जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसका आज जो भाग नंबर 4 है, इससे पहले 3 भाग आ चुका है। अब आपको बताया था कि ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि ये चैप्टर काफी क्या है, लंबा है। अब इसमें लगभग 6 क्लास आएंगे, ठीक है। तो आज ये चौथा क्लास है। अभी इससे पहले 3 क्लास हो चुके हैं, उसको आप क्या करिए, पीछे जाके शुरू से देखिए, तभी आपको बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो पहला है उसको कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर पहले में कई सारे प्रश्न थे, उसमें हम आपको प्रतिस्थापन विधि सिखाए थे। अब इसमें भी यहाँ तक क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। फिर आगे क्या करना रहेगा, इसमें इस समीकरण से m का मान निकालना रहेगा, यानी y का और x का मान रखेंगे, m का मान ऑटोमेटिक आएगा, ठीक है। समझते हैं अब क्या करेंगे। ये समीकरण इसे चुपचाप उतार दिए, इसको भी इसे चुपचाप उतार दिए हैं। ये समीकरण 1 मान लिए और 2 मान लिए। अब क्या करिए, इसको थोड़ा सा हल करिए। x को एक तरफ ले जाइए, y को एक तरफ, तो 2x माइनस 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -24। अब यहाँ से 4y जब इधर आएगा तो यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा, 4y। आई बात समझ में। फिर x बराबर क्या हो जाएगा, 4y माइनस 24 इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, जो समीकरण 3 है, इस समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखेंगे। क्यों 1 में रखेंगे, क्योंकि 2 वाले से बना है, ठीक है। लिखिए समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर ना लिखो। थोड़ा सा इस चैप्टर का इज्जत करिए, क्योंकि बेचारा प्रतिस्थापन विधि है, तो उसका नाम हम ले लेंगे, थोड़ा उसको अच्छा लगेगा। समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक। अब कर दीजिए प्रतिस्थापित, तो यहाँ पे क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 है। x की जगह यहीं पे क्या रखेंगे, 4y माइनस 24, अब बटे में क्या है, 2 है, ठीक है। 2 से 2 खलास, बचा क्या, 4y माइनस 24, अब प्लस में 3y बराबर क्या हो जाएगा, 11। आए बात समझ में। अब यहाँ से क्या करेंगे, 4 3 कितना हो जाएगा, 7y, अब बराबर हो जाएगा 11 माइनस, और ये हो जाएगा प्लस में क्या, 24। तो 7y बराबर क्या मिल जाएगा, 4 1 5, 2 1 3, 35 मिल गया। 7 5 35। y का मान कितना मिला बच्चा लोग, y का मान 5 मिल गया आसानी से। अब x का मान आपको बता ही देंगे कैसे निकलेगा, क्योंकि कई सारा चीज सीख लिए होंगे। अब यहाँ से लिखेंगे y का मान 1 में 2 में 3 में किसी में भी रख दीजिए। y का मान समीकरण 1 में क्या करें, रखें कि प्रतिस्थापित करें, कुछ भी करें, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक। प्रतिस्थापित करने पर अब देखिए होगा क्या, समीकरण 1 होता है 2x प्लस 3y, अब बराबर होता है 11। तो y की जगह क्या रहेगा बच्चा लोग, 5। यहाँ से 2x प्लस 5 दिया कितना हो जाएगा, 15 बराबर 11। तो 2x बराबर 11 माइनस 15 इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 2x बराबर हो गया 4, माइनस का 2 से 2 खत्म, तो x बराबर बचा -2, 2 दूना 4, ठीक। y का मान 5 मिल गया, x का मान -2 मिल गया। अब क्या करेंगे, a में उठा के रख देंगे, फिर m का मान आ जाएगा। तो यहाँ से क्या है, y बराबर x प्लस 3, तो y का मान कितना है, 5, अब बराबर m, x का मान कितना है, -2, अब प्लस में 3, ठीक। तो यहाँ से उधर जाएगा 5 माइनस 3, अब बराबर m गुणे, m का मान 2 में हो जाएगा, -2m हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। 5 में से 3 गया 2, और ये -2m है, तो ये क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा। इधर कर देते हैं बटे में, ठीक है। ये -2 हो जाएगा, 2 से 2 खत्म। अब यहाँ से क्या हो गया, -1 बचा, क्या बच गया, -1। तो यहाँ से आपका m का मान आ गया बहुत आसानी से, ठीक। यही सवाल में निकालना था, क्या निकालना था, m का मान निकालना था। इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y का मान निकाले, फिर इसमें रख दिए, m का मान आ गया। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना रहता है, सीधे सोल्यूशन के बाद भी
वही क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। तो आपको हम बताते रहेंगे, बिल्कुल आप यकीन मानिए जो आपका क्वेश्चन बनेगा इसी 50 क्लास से बनेगा, ठीक है। क्यों इसी 50 क्लास से बनेगा? ये वीडियो देख के जाएगा क्या बना है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी से बनता है क्वेश्चन और हम पूरा आपको एनसीईआरटी पढ़ा देंगे तो वहीं से फंसेगा ना। आई बात समझ में? तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये कई सालों का एक्सपीरियंस है और पढ़ाए हैं, अच्छे खासे बच्चे नंबर भी लाते हैं, ठीक है। आप सिर्फ क्या करिए, जितनी शिद्दत से हम ये क्लास ला रहे हैं, बना रहे हैं, आप लोग बस बहुत मेहनत से देखते रहिए, पढ़ते रहिए और उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए ताकि वो लोग भी पढ़ें, सबका अच्छा से अच्छा नंबर आए, ठीक है। अब इसको क्या करिए, आप लोग नोट कर लीजिए और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। चलिए बच्चा लोग, आप सभी के सामने ये क्वेश्चन लिख के तैयार है, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले हमने कहा था जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसको बोला था इंपॉर्टेंट है, नहीं बोला था, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, या तो 1 नंबर 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। लेकिन अब जो तीसरा क्वेश्चन है, इसमें जितने भी प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में 4 से 6 नंबर में आते हैं। एकदम गांठ बांध लीजिए, जितने ही बार के प्रश्न होते हैं 80% वही पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, बिल्कुल इसको पढ़ेंगे आप लोग। 2 काम करना रहेगा। अभी तक समीकरण बना बनाया मिलता था, हम लोग क्या करते थे, उसको हल कर लेते थे। अब पहले समीकरण बनाना पड़ेगा, उसके बाद हल करना पड़ेगा, ठीक है। आइए समीकरण बनाते कैसे हैं समझते हैं। लिखिए, सबसे पहले सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। इसमें से कुछ हमको 2 चीजें मिलेंगी, हर एक सवाल में 2 चीजें मिलेंगी। एक को x मान लीजिएगा, एक को y मान लीजिए, वही 2 चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। देखिए लिखा है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। 2 चीज मिल गया ना। तो अब मानिए आप लोग, माना 1 सेकंड, माना सॉल्व करते हैं। तो क्या मानेंगे, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या, पहली संख्या 2 संख्या है ना, एक को x मान लेते हैं, एक को y मान लेते हैं। माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या y है, ठीक। पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है, y है। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार, जो प्रश्न में कहा रहेगा उसी के अनुसार हम लोग काम करेंगे, ठीक। देखिए कहाँ है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि अंतर का मतलब एक संख्या x है, एक संख्या y है, ये अंतर यही हो गया, ठीक है। कितना है, 26 है। समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। फिर कहा है एक संख्या, मान लेते हैं पहली संख्या x है और कह रहा है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो यहाँ से 3 गुनी हो जाएगा, यानी 3y। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। अब समझिए, अभी तक हम लोग x को एक तरफ करते थे, y को एक तरफ करते थे। इसमें ऑलरेडी x एक तरफ है, y एक तरफ है, तो x का मान, समीकरण 2 का मान 1 में रख दीजिए, है ना। समीकरण 2 से x का मान, x का मान समीकरण 1 में क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। 1 में प्रतिस्थापित करने पर, अब प्रतिस्थापित करने पर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है। अब समझिए आगे, x है माइनस y है अब बराबर 26 है, तो बाबू x की जगह क्या रखोगे, 3y। तो 3y में से 1 y गया, कितना बचेगा, 2y बराबर 26। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 13 दूना 26। y का मान कितना मिल गया बच्चा लोग, 13। अब आगे क्या करोगे, y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखने पर, 2 में रखने पर। 2 में इसलिए रखना है, थोड़ा इजी है। तो x बराबर 3 गुणे y की जगह कितना है, 13। तो x बराबर हो जाएगा 13 तिया 39, ठीक। ये आपका क्या हो गया, एक पहली संख्या, ये आपकी पहली संख्या, ये क्या हो गई, दूसरी संख्या। अब घटाइए, देखिए इन दोनों में 26 का अंतर आएगा, ठीक है। यानी 39 में से 13 जाएगा, 26 बचेगा। और फिर कहा एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। अब देखिए ये x जो है y से 3 गुना है ना,
तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अब देखिए इसको हम लोग इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम मिटा देते हैं, मिटा के क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, चलिए चलिए बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने हाजिर है, बिल्कुल लिख के तैयार कर दिए हैं। अच्छा, कुछ बच्चों का डाउट ये रहता है कि सर जब आप क्वेश्चन बता देते हैं उसके बाद क्वेश्चन लिखते हैं तो उस वीडियो को रोक क्यों देते हैं, इसमें आपका फायदा क्या रहता है? तो मैं बाबू आपको बता दूं जानकारी के लिए कि इसमें मेरा कुछ भी फायदा नहीं रहता, सब आपके फायदे के लिए ये किया जाता है। इतना आसान नहीं है कि 50 दिन 50 मैराथन शुरू कर दिए तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी लंबा सिलेबस रहता है, एक एक सवाल बताना, ठीक है, उसको समझाना, तो काफ़ी समय लग जाता है। तो जो आपका 1.5 घंटे 2 घंटे का वीडियो रहता है, हम कोशिश ये करते हैं वो 1 घंटे में तैयार हो। अगर मान लो लिखते हैं, रोक देते हैं, 5 मिनट आपका बच जाता है एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन लिखने में, ऐसे से 1 घंटे के लेक्चर हम लगभग 2 घंटे में बनाते हैं। ठीक है, ताकि आपका फ़ायदा हो और जो अपना टारगेट है 50 दिन 50 मैराथन सीरीज वो अच्छे से चल पाए। ठीक है, तो आप लोग इसको क्या करिए, जिस तरीके से हम मेहनत कर रहे हैं उसी तरीके से आप लोग भी बढ़िया से करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करते रहिए, है ना, ताकि सभी लोग इससे जुड़ पाएँ और सभी लोगों का फायदा हो पाए। तो आइए समझते हैं हम, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, दो संपूरक कोण में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। क्या कर रहा है, दो संपूरक कोण में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो कक्षा 9th में आपको बताए होंगे पूरक कोण संपूरक कोण, जो भी सर आप पढ़े होंगे 9 में जहाँ से भी, तो क्या होता है जरा बताएं तो। चलिए कमेंट करके बताइए आप लोग, पूरक कोण क्या होता है और संपूरक कोण क्या होता है। अगर आपको पता चल गया पूरक कोण और संपूरक कोण, आप तुरंत इसको लगा देंगे। आई बात समझ में? चलिए हम बताते हैं आपको, जो पूरक कोण होता है, दो कोणों का योगफल क्या हो, 90 अंश। दो कोणों का योगफल क्या हो, 90 अंश हो, वही क्या कहलाता है, पूरक कोण। अब अगर मान लेते हैं दो कोणों का योगफल 180 अंश हो जाए, कितना हो जाए, 180 अंश, वही क्या कहलाता है, संपूरक कोण कहलाता है। आई बात समझ में? अब समझिए, तो हमको हम करना क्या है, कह रहा है कि दो पूरक कोणों का योगफल बड़ा कोण छोटे कोण से वो 18 डिग्री अधिक है और वो कोण क्या है, पूरक है। अब दो कोण है मानेंगे हम लोग, माना बड़ा कोण क्या है, x है, बड़ा कोण क्या है, x है, तथा छोटा कोण क्या है, छोटा कोण y है, छोटा कोण क्या है, y है। अब लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अभी जो बताए हैं, हम जानते हैं दो संपूरक कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। आपको बताया है ना, तो एक कोण x है, एक कोण y है, और ये कितना हो जाएगा, 180 अंश, समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में क्या कहा है कि जो बड़ा कोण है छोटे कोण से कितना अधिक है, बड़ा कोण मान लेते हैं x है, वो छोटे कोण से, छोटा कोण y है, इससे 18 अधिक है, 18 अधिक है। तो ये क्या होगा, प्रश्न के अनुसार आप लिख दिए, तो x बराबर y प्लस 18, ये समीकरण नंबर 2 रख दीजिए। अब समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, वही प्रतिस्थापन विधि होता है ना, लिखेंगे समीकरण 2 से 2 का मान से, इसमें लिखिए 2 का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, प्रतिस्थापित करने पर, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, x का मान क्या है, x प्लस वाई बराबर है 180 अंश, तो x का मान क्या है बच्चा लोग, y प्लस 18। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, y कितना हो जाएगा, 2y। अब यहाँ से 180 माइनस कितना हो जाएगा, 18। तो 180 में से आप 18 घटाएंगे, जितना भी बचेगा 2 से भाग देंगे। तो देखिए 10 में से 8 गया, 2 बचा, फिर यहाँ 7 बचेगा, 7 में से 1 गया, कितना बचेगा,
6, 162 हो गया। अब यहाँ से बटे में 2 हो जाएगा क्योंकि 2 यहाँ पे था, 2 8 16। अब यहाँ पे हो गया 2 एकम 2, 81 आया ना। इसका y का मान कितना आ गया 81। ठीक, अब आगे क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करने पर तो यहाँ पे आपका जो है x प्लस वाई बराबर है कितना 180 अंश। तो y के जगह में क्या रखेंगे बच्चा लोग 81। अब इसको पहले वाई लिख लेते हैं, उसके बाद मिटाते हैं। इसका रीजन यही है कि आपको पता तो चले हम y का मान कैसे रख रहे हैं। यहाँ y था तो वहाँ लिखे थे, मिटा दिए तो 81 लिख दिए, है ना, यही है y का मान। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x बराबर 180 माइनस 81। तो जब 180 में से 81 जाएगा 99 बचेगा कि नहीं, बचेगा। यहाँ से आपका क्या हो गया, जो बड़ा वाला कोण था वो 99 हो गया, जो छोटा वाला कोण था वो कितना हो गया 81 हो गया। अब दोनों के बीच अगर आप अंतर देखेंगे तो हमारा 18 डिग्री का आएगा। ठीक है, घटा लीजिए, 99 में से 81 गया, यहाँ 8 यहाँ 1, 18 डिग्री बच गया ना। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 180 अंश होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा, तुरंत मारिए स्क्रीनशॉट। अब इसको अगला देखिए, अब समझिए, लिखा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदे। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदे। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको एक गेंद का मूल्य नहीं पता है, आपको एक बल्ले का मूल्य नहीं पता है, लेकिन आपको क्या पता है कि जितनी भी गेंदें खरीदी गई हैं वो कितने रुपए में खरीदी गई हैं, जितने भी बल्ले खरीदे गए हैं कितने रुपए में खरीदे गए हैं। तो हम मानेंगे क्या, एक मान लेंगे गेंद का मूल्य x रुपये है या बल्ले का मूल्य y रुपये, इस तरीके से मान लेंगे। समझिए, जैसे मान लेते हैं हम आपके कोच हैं, आप 5-7 लोग आए तो क्या किए, कह दिए कि क्रिकेट टीम बनाते हैं और हम लोग मैच खेलेंगे। तो मैच खेलने के लिए सबसे पहले जरूरी क्या है, एक बढ़िया सा पिच होना चाहिए। उसके बाद फिर क्या होना चाहिए, गेंद होना चाहिए, बल्ला होना चाहिए। तो पहुंच गए दुकान पे बल्ला खरीदने। तो हमने क्या किया, 7 बल्ला खरीदा और 6 गेंदे खरीदे, कुल पैसा दे दिया 3800, है ना। और उसके बाद फिर दुकानदार बोला 3800 रुपये हुआ। फिर बाद में जरूरत ये पड़ी कि और ज़्यादा बच्चे आ गए तो और संख्या में क्या बल्ला और गेंद खरीदना पड़ेगा। तो फिर बाद में हम लोग गए तो 3 बल्ला और खरीदे और 5 गेंदे और खरीदे। हमने पैसा कितना दे के आया, 1750 रुपये। ठीक है, तो आपको यहाँ भी नहीं बताया गया कि एक बल्ले का मूल्य कितना था, जोड़ ओड़ के अपना बता दिया 3800 हुआ, यहाँ भी नहीं बताया। तो आपको ये दोनों समीकरण दे दिया गया है, आप खुद दिमाग लगा के बताएंगे कि एक बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा और एक गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा। तो लगाइए, कैसे लगाएंगे, मानेंगे, माना, सॉल्व यहाँ से लिखिए, सॉल्व करेंगे, माना, ठीक है, माना एक बल्ले का मूल्य, बल्ला मतलब बैट, ठीक है, मूल्य, माना एक बल्ले का मूल्य क्या है x रुपये है तथा एक गेंद का मूल्य क्या है, एक गेंद का मूल्य क्या है y रुपये है। एक गेंद का मूल्य क्या है y रुपये है। अब समझते हैं, लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न में जो कहेगा उसी के अनुसार। जैसे हम कहें एक बल्ले का मूल्य अगर 50 रुपया हो तो 10 बल्ले का मूल्य क्या होगा 10 गुणे 50। इसी तरीके से एक बल्ले का मूल्य x रुपये हो तो हम कहें 7 बल्ले का मूल्य क्या होगा 7x, यानी ये टोटल मूल्य आ गया ना, है क्या है, संख्या है, रुपया है, यानी टोटल ये मूल्य हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अब कहें, यहाँ पे कहा है 6 गेंद, कितना गेंद 6 गेंद और कितने रुपए y रुपये के हैं, ये टोटल गेंद का रुपया हो गया, ये टोटल बल्ले का रुपया होगा। अब दोनों को जोड़ दिए, गेंद और बल्ले का मूल्य कितना हो गया 3800 रुपये हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1 है, आपको समझ में आया होगा। अब लिखेंगे तथा, और भी प्रश्न में कह रहा है कि बाद में 3 बल्ला खरीदा गया, यानी 3x रुपया बल्ले के लिए खर्च किया गया, और कह रहा है कि 5 गेंदे यानी 5 y रुपये गेंद के लिए खर्च किया गया, टोटल 1750 रुपये खर्च किया गया।
समीकरण नंबर इसको मानेंगे 2। अब समीकरण में इसको क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो 3x बराबर 1750 माइनस 5y, ठीक। तो x बराबर हो जाएगा 1750 माइनस 5y बटे में 3। तो यहाँ से समीकरण नंबर 3 लिख लेंगे। अब इस 2 को हम क्या किए हैं, यक्स को एक तरफ कर दिए, बाकी सब जितना चीजें बचा एक तरफ कर दिए। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि यक्स का मान यहीं पे उठा के रखा जाता है, वही होता है प्रतिस्थापन विधि। अब लिखेंगे यक्स का मान, यक्स का मान नहीं, समीकरण 3 का मान लिखेंगे। समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण किसमें रखें, एक में रखने पर, ठीक है। एक में जब रखेंगे 3 का मान तो हमको मिलेगा क्या, यहाँ से है 7 और ये है x, ये प्लस में 6 और है y, अब बराबर कितना है 3800। तो अब देखिए यहाँ पे x के जगह क्या लिखेंगे 1750 और माइनस 5y और बटे में क्या हो जाएगा 3। आया समझ में, इसको उठा के रख दिए यहाँ पे। अब इसके बाद ये 1750 अगुड़े 1750 अगुड़े कितना हो जाएगा 7 और माइनस 5 गुड़े 7y, और इसके बाद ये प्लस में, अब इसके बटे में क्या है 3 है और प्लस में 6y है, बराबर क्या हो जाएगा 3800, ठीक। ये जीरो भूल गए, लगा दीजिएगा। अब आगे क्या है, इसको मिटाते हैं, ये शायद आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए आगे समझिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 3 का गुणा इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1750 गुणे कितना है 7 और माइनस 5 7 35 y। अब देखिए 3 का गुणा y में करेंगे 6 3 18 y और सबके बटे में 3 हो जाएगा, अब बराबर क्या आ जाएगा 3800। कितना आ जाएगा 3800। आई बात समझ में। अब आगे देखिए इसमें क्या करेंगे, ये 1750 है, ठीक। लिखेंगे 1750 गुणे 7 और माइनस ये 35 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा, देखिए कहीं गलती नहीं हो रहा, 3 6 18। हाँ, अब ये 3 क्या करिए उधर भेज दीजिए, 3800 गुणे 3, अब ये 3 उधर भेज दिए, भाग में है गुणे में हो गया। अब 35 में से एक काम करिए, इसका गुणा कर लीजिए, 0 हो गया, 7 5 35 को 5 और 7 7 7 49, 49 3 52 और उसके बाद 7 एकम 7 7 5 12, 12,250 ये आया। और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 35 में से 18 गया, कितना होगा, यहाँ 15 में से 8 गया 7 और यहाँ पे हो गया 1 17y। अब ये आपका कितना हो गया 3800 गुणे 3, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे 12,250 माइनस, अब ये कितना हो जाएगा 1 0 2 0 3 8 24 और 3 त्रिका 9 2 11, 11,400 आएगा, यहाँ से हो जाएगा 17y, क्या हो जाएगा 17y, ठीक। अब 11,400 में से 12 अब घटाएंगे इसको, ठीक है। ये 0 से 0 हो गया, ये इसमें से 5 बच गया, अब 2 में से 4 गया, 12 में से 4 गया 8, ठीक। अब क्या होगा, अब यहाँ 2 है, यहाँ पे कितना बचा, चलिए ऐसे घटा लेते हैं, 12,250 उसके बाद 11,400, ठीक। यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ 12 में से 4 गया, कितना बचेगा 8। अब इसके बाद यहाँ 11 बच गया, यहाँ 0 हो गया और यहाँ भी क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। ये हो गया 850, कितना हो गया 850, ये हो गया 17y, ठीक। अब इसके बाद 17 बचे 85, कितना बार में कटा 50 बार में, y का मान क्या हो मिल गया 50। अब समझ में आया कि एक y क्या माने थे गेंद, एक गेंद का मूल्य कितना है 50 रुपये है, एकदम सही 50 रुपये में लगभग बढ़िया गेंदा मिलता भी है। डे नाइट टेस्ट वोस्ट आप लोग खेले होंगे तो 50 रुपये में मिलता है बढ़िया बढ़िया गेंदा।
माफी चाहते हैं बच्चों, लाइट चला गया था, 2 घंटा लगभग इंतजार करने के बाद लाइट आया। फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं वही सवाल लेके। यहाँ पे यही क्वेश्चन कर रहे थे ना, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदा। हम माने थे क्या, एक बल्ले का मूल्य क्या है, x रुपए है तथा एक गेंद का मूल्य क्या है, y रुपए है। इसके बाद प्रश्न के अनुसार 2 समीकरण बनाए थे, फिर यहाँ से एक समीकरण का मान दूसरे में रखे थे, फिर हमारा जो y का मान था क्या आया था, 50 आया था। ये y का मान क्या माने थे, गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य 50 रुपए आया था। इसी तरीके से हम एक बल्ले का मूल्य निकालेंगे। तो करेंगे क्या, लिखेंगे यहाँ पे y का मान किसी भी समीकरण में आप रख सकते हो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या किया जाए, रखने पर, रखने की जगह प्रतिस्थापित लिख दीजिए ताकि इज्जत मिल जाए समीकरण को। 7x + 6y अब बराबर कितना हो जाएगा, 3800। कितना होगा बच्चा, 3800। ठीक है, y के जगह क्या है लाल, बताओ, y के जगह 50 है। ठीक, अब यहाँ से 7x अब + 6 5 कितना हो जाएगा, 300। अब बराबर यहाँ से हो जाएगा 3800। तो 7x बराबर हो जाएगा 3800 और -300। ठीक, तो यहाँ से 7x बराबर कितना हो जाएगा, 3500। और इसके बाद 7 5 35x बराबर कितना आ जाएगा, 500। अतः एक बल्ले का मूल्य कितना आया, एक बल्ले का मूल्य आया 500 रुपया। ये भी क्या लगभग 400-500 में बैट भी मिलता है ना। तो लगभग रेट एकदम फिक्स करके रखा गया था, जो मार्केट में रेट चल रहा उसी के अनुसार। ठीक है, इसको लग रहा है कोई बढ़िया क्रिकेटर बनाया सवाल को। ठीक है, चलिए अब आगे जो है अगला क्वेश्चन क्या है उसको लिख देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग इसको लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि यही जितने सवाल हैं इबारती प्रश्न बोला जाता है, यही तो एग्जाम में आता है। आप चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए, और या तो जब हम आपको कराएंगे हूबहू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस, तो आपको देखिए ये सब सवाल जरूर मिलेगा। आई बात समझ में। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन लिखते हैं आप लोगों के सामने। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। देखिए है क्या, क्वेश्चन नंबर 4। ये काफी बड़ा दिख रहा है लेकिन है तो आसान। लिखा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है, 155 रुपये है। ठीक है, प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। अब इस क्वेश्चन का भाव समझिए। जैसे मान लीजिए आपको अपने घर से, मान लीजिए आपका कैंपियरगंज है, आपको जाना है कहाँ पे, गोरखपुर। ठीक, अब जब आप टेम्पू में बैठेंगे तो उसका एक नियत भाड़ा होगा। क्या भाड़ा होगा, नियत भाड़ा। वो फिक्स रहेगा, उतना आपको देना पड़ेगा। ठीक है, चाहे 1 किलोमीटर जाइए तब वो ये बेसिया देना पड़ेगा, उसको मान लेते हैं नियत भाड़ा यक्स है। फिर प्रति किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर पे अतिरिक्त भाड़ा लगेगा। कहने का मतलब 1 किलोमीटर पे 20 रुपया 10 रुपया जो भी रहेगा लगाएगा। 2 किलोमीटर पे अगर मान लेते हैं 1 पे 20 हुआ तो 2 किलोमीटर पे 40 हुआ, और 3 किलोमीटर पे 60 हुआ। लेकिन 5 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा जो नियत रहेगा। 10 रुपये नियत रहेगा तो आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यही क्वेश्चन का भाव है। ठीक है, तो अब समझते हैं। ये कह रहा है, मान लेते हैं आप कंपियरगंज से लेके गोरखपुर जाते हैं, तो ये गोरखपुर कितना है, मान लेते हैं 10 किलोमीटर है, जो कि है नहीं। ठीक, तो 10 किलोमीटर में कितना भाड़ा लगता है, 105 रुपये लग जाता है। कितना, 105। लेकिन अगर और आगे थोड़ा जाते हैं, देवरिया चले जाते हैं, तो अब ये कितना हो गया, 15 किलोमीटर भाड़ा। ठीक है, 15 किलोमीटर का भाड़ा कितना है, 155 रुपये है। ठीक है, तो आपको बताना है नियत भाड़ा कितना है, और जो है बताना है आपको अतिरिक्त जो है 1 किलोमीटर पे भाड़ा कितना लग रहा है। फिर आपको ये भी बताना है कि अगर कोई आदमी 25 किलोमीटर यात्रा करेगा तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा भाड़े के रूप में। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। नीला वाला पेन कहाँ गया। चलिए देखिए, मानेंगे, माना टैक्सी का नियत भाड़ा क्या है, ये किलोमीटर के पीछे नहीं है, बस ये चाहे जितना किलोमीटर जाइए इतना पैसा आपको बेसी देना पड़ेगा। ये नियत की है। ठीक है, कांस्टेंट है, नियत भाड़ा x रुपये है। ठीक, अब जो अगला वाला है, माना तथा प्रति किलोमीटर पर अतिरिक्त भाड़ा।
अब किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा अब लगेगा, अतिरिक्त भाड़ा, ठीक है। अतिरिक्त भाड़ा, एक जा रहे हैं तो उसका अलग, दो जा रहे हैं उसका डबल, तीन जा रहे हैं उसका 3 गुना। अतिरिक्त भाड़ा क्या है, वाई रुपए है, ठीक है, 1 किलोमीटर का। अब इसको हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि जो हमारा ये x है ये नियत भाड़ा है, फिर हम कितना किलोमीटर जा रहे हैं, 10 किलोमीटर जा रहे हैं, कितना, 10 किलोमीटर, और अतिरिक्त भाड़ा क्या है, y रुपए है। अब टोटल ये कितना पैसा दे दिया, 105 रुपये, समीकरण नंबर 1 बन गया। फिर आगे कह रहा है कि तथा अब कोई व्यक्ति है x किलोमीटर, वो नियत भाड़ा हो गया। फिर आगे कह रहा है 15 किलोमीटर जाता है, कितना जाता है, 15y, तो उसको कितना देना पड़ता है, 155 रुपये। आया समझ में? देखिए यानी कि 15 किलोमीटर जाता है और उसका जो नियत वाला था उस दोनों को जोड़ के 155 रुपये भुगतान करता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, x बराबर हो जाएगा 155 माइनस 15y, ठीक। अब इस x का मान समीकरण 103 बनाओ, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 वाले से 3 को बनाया है ना, तो 1 में करेंगे। समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में क्या करें, प्रतिस्थापित करें, प्रतिस्थापित करने पर जब प्रतिस्थापित करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x और उसके बाद प्लस है 15y, वो 10y है, एक समीकरण 1, x प्लस 10y अब बराबर होता है 105, ठीक। तो बाबू ये x का मान कितना रखोगे, 155 माइनस कितना है, 15y है, ठीक। अब क्या करेंगे, 15y में से 155 इधर आएगा, 155 माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा 105। अब ये इसको ले आओगे 15y माइनस 10y, ठीक। एक काम करिए यहीं घटा लीजिए, 15 में से जाएगा 10, कितना बचेगा, 5y, ठीक है। नहीं तो ऐसे रख लीजिए 15y माइनस 5y, ओ 10y यार, सॉरी। तो 155 में से 105 गया, कितना बचेगा, 155 में से 105, हाँ 115 कहाँ लिख रहे हो बाबू, 155, ठीक है। 155 में से 105 गया, शायद 50 बचेगा, ठीक। अब इसके बाद यहाँ से कितना हो जाएगा, 5y। अब यहाँ से y का मान कितना आ गया, y बराबर हो गया 5, वो 10 बचे 50, y बराबर कितना हो गया 10, क्या हो गया, y का मान कितना आ गया 10। अब समझ में आया, 1 किलोमीटर का जो अतिरिक्त भाड़ा है वो कितना रुपए है, 10 रुपये। अगर वो 10 किलोमीटर जाता है 10 दाई 100 हो गया, यानी कि देना कितना पड़ा था 105, वही 5 रुपये बेसी देना पड़ा था अतिरिक्त भाड़ा, ठीक। अब आगे क्या हो जाएगा, x का मान, वो y का मान समीकरण किसमें, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जब रखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस 10y बराबर 105 है, तो y के जगह ही क्या रख देंगे बच्चा, 10, y के जगह ही 10 रख देंगे, तो x प्लस 10 दाई में कितना हो जाएगा, 100 बराबर हो जाएगा 105, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 100 माइनस 105, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5, ठीक। अब यहाँ से जो अतिरिक्त भाड़ा लग रहा था, चाहे आप 1 किलोमीटर जाइए चाहे 50 किलोमीटर जाइए, लेकिन 5 रुपये अतिरिक्त आपको देना पड़ेगा, ठीक। तो ये कह रहा है कि अगर वो कोई 25 किलोमीटर जाता है, 25 किलोमीटर का किराया पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 रुपये तो अतिरिक्त देना पड़ेगा, और 25 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 25 गुणे 10, अब ये कितना आ जाएगा 5 प्लस 25 दाई 250, तो ये कितना हो जाएगा 255 रुपये। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। आया समझ में, बिल्कुल बढ़िया से समझ में आया होगा, क्वेश्चन ठीक ठाक अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या करिए, इसको आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में सॉल्व कर लीजिए चाहे अभी कर लीजिए। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग तुरंत पढ़ते हैं, ठीक है, बिना किसी देरी किए हुए। लिखा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है, कितना हो जाता है,
9/11 हो जाता है, तथा अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। तो अभिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको क्या ज्ञात करना है? भिन्न ज्ञात करना है। सॉल्व करेंगे, लिखेंगे माना भिन्न में अंश और हर होता है ना, माना दिए गए भिन्न का अंश क्या है? अंश x तथा हर क्या है? हर y है। ठीक, अंश हर है और अंश कह रहे हैं, अंश x है तथा हर क्या है? y है। अतः जो भिन्न होगा वो क्या होगा? भिन्न x/y होगा, अंश/हर होगा। ठीक, अब इतना आप लोग क्या किए? मान लिए। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार जो जो प्रश्न कहा रहेगा वही वही करना है। तो प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न ये कहता है कि अगर अंश और हर दोनों में क्या कर दिया है? 2 जोड़ दिया जाए। तो x/y अंश है, इसमें 2 जोड़ा जाएगा और हर में भी 2 जोड़ा जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 9/11। क्या हो जाएगा? 9/11। अब यहाँ से तिर्यक का यहाँ क्या हो जाता है? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं या तिर्यक का गुणा बोलते हैं। ठीक है, यानी ये 11 और x+2, 11 वहाँ गुणा हो गया और 9 का यहाँ गुणा हो गया, y+2। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 11x प्लस 11 दूना 22 बराबर 9y प्लस 9 दूना 18। ठीक, 9 दूना क्या हो जाएगा? 18। अब यहाँ से लिखोगे 11x माइनस 9y बराबर हो जाएगा 18 माइनस 22। ठीक, आया समझ में? तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 11x माइनस 9y बराबर हो जाएगा माइनस में 4, 18 4 22। ये समीकरण नंबर क्या मान लीजिए आप? 1। ठीक, तथा प्रश्न में और कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? प्रश्न में ये कहना चाहता है कि 3 जोड़ा जाए, किसमें? अंश और हर में 3 जोड़ा जाए, यानी कि x/y अंश और हर है तो इसमें 3 जोड़ा जाए, इसमें भी 3 जोड़ा जाए। उसके बाद जो हमारा भिन्न है वो कितना हो जाता है? 5/6। क्या हो जाता है? 5/6। अब देखिए तिर्यक का गुणा इस बार भी हो जाएगा, तो यहाँ से 6 हो जाएगा और x हो जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, x + 3 6। इसी तरीके से ये 5 हो जाएगा और y प्लस क्या हो जाएगा? 3। समझ में आ रहा है ना कि अकेले हम पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं? आ रहा है ना समझ में? बिल्कुल ध्यान से समझते रहिए। अब देखिए यहाँ 6 से x में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 6x प्लस 6 3 18। यहाँ से 5y और 5 3 कितना हो गया? 15। अब आगे थोड़ा सा इसको करते हैं, तो 6x और माइनस 5y, 6x माइनस 5y ये क्या हो गया? बराबर 18, वो 15 माइनस 18। तो यहाँ से 6x माइनस 5y, एक काम करो, चलो अच्छा ठीक है, 6x माइनस 5y बराबर -3, ये समीकरण नंबर 2 करिए। ठीक, अब क्या करिए? इसको एक तरफ करिए, 6x बराबर 5y माइनस में 3 और x बराबर हो जाएगा 5y माइनस में 3/6, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखेंगे क्योंकि 2 वाले से बनाए हैं। ठीक है, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर कि प्रतिस्थापित करने पर? चाहे जॉन लिख दीजिए, प्रतिस्थापित करने पर। ठीक, अब समझिए आगे, एक कहाँ बा हो? हाँ ये 11x माइनस 9y बराबर हो जाएगा -4। 11x के जगह पे क्या लिखेंगे? x के जगह पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है, 11 लिख लीजिए, x के जगह पे हो जाएगा 5y माइनस में 3 बटे में 6, 5y माइनस 3 बटे क्या हो जाएगा? 6। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। 11 5 55, 55 y माइनस 11 3 33 बटे में 6 हो जाएगा और माइनस 9y बराबर -4 हो जाएगा। ठीक है, अब कहाँ लिखा जाए? जगह ये नहीं बचल। अब देखिए यहाँ से लिखेंगे 55y और इसके बाद फिर -33 और -6 का इसमें 9 में गुणा करेंगे, 9 6 कितना हो जाएगा? 54y और उसके बाद बटे में कितना हो जाएगा? 6
अब बराबर -4 है। ठीक, इसी को मिटाते हैं। इधर वाला आपका हो ही गया होगा, तेज भैया हैं आप लोग, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 55y लिखो भाव, 55 में से 54y गया, कितना बचेगा, खाली y बचेगा। फिर इसके बाद माइनस में 33 बचा, अब बराबर उधर क्या हो जाएगा, -4 गुणे 6, तो y बराबर हो जाएगा 4 6 हो जाएगा -24, 33 इधर जाएगा प्लस में 33 हो जाएगा। 33 में से 24 गया, कितना बचेगा जी, यहाँ से 13 में से 4 जाएगा 9 बच जाएगा। फिर उसके बाद फिर ये कुछ नहीं बचेगा, y बराबर कितना आ गया 9। अब समझिए ये y है क्या है, हो y आपका जो है हर है, क्या है, हर है। अब y का मान कहीं रखिए, y का मान समीकरण किस में रखें बताओ, 1 2 3 किस में रखा जाए, किसी में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 में रखिए, कहाँ है जी, 11x - 9y, 11x - 9y और बराबर क्या है -4। ठीक, तो 11x - 9 गुणे y का मान 9 है, बराबर -4 है। 11x - 11 9 9 कितना हो जाएगा 81, अब बराबर हो जाएगा -4। तो 11x बराबर हो जाएगा 81 - 4, उधर यहाँ माइनस है, इधर यहाँ आएगा प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से 11x बराबर हो जाएगा 81 में से 4 गया, कितना बचेगा 77 शायद बचेगा। तो 11 सते 77, तो x बराबर कितना बच गया 7, है ना। ये आपका क्या है, अंश है, ये क्या है, अंश है, आई क्या है, हर है। आता है जो भिन्न है, आता है भिन्न, x बटे वाई बराबर कितना हो गया 7/9। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट माय डियर स्टूडेंट। ठीक, ये आपका क्या है, आंसर है। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए, ये थोड़ा थोड़ा बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, यही सब तो 6 नंबर में आते हैं एग्जाम में। आई बात समझ में। इसको आप लोग क्या करिएगा, एक बार और जाके घर पे ट्राई करिएगा, है ना, बिना देखे। जहाँ आप फंसेंगे वहाँ फिर से क्या करिए, देख लीजिएगा, फिर दोबारा ट्राई करिएगा। 1 2 बार ट्राई करेंगे आपको बहुत बढ़िया से आ जाएगा समझ में। उसे समझाने में तो हम कोई कसर छोड़े नहीं हैं, अगर कोई कसर रह गया होगा तो आप दोबारा जब उसको सॉल्व करेंगे या दोबारा वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। आई बात समझ में। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर एक सवाल और बचा है उसको करते हैं। ठीक, चलिए बच्चा लोग, आप सभी के सामने ये क्वेश्चन हाजिर है। ठीक, इस प्रश्नावली 3.2 का ये आखिरी क्वेश्चन है शायद, हाँ आखिरी है, और आज के क्लास का भी आखिरी क्वेश्चन है, कराएंगे। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अब समझते हैं इसमें है क्या, कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। एक चीज़ और बता दें, जैसे आप आगे कंपटीशन की तैयारी करेंगे ऐसा क्वेश्चन आता है, आपके रीजनिंग में भी आता है और मैथ में भी आता है। ठीक है, आयु संबंधी प्रश्न होते हैं। फिलहाल हम कंपटीशन का भी पढ़ाते हैं, तो यहाँ तक अनुभव है, बता दे रहे हैं। ठीक है, अब समझिए 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है, यानी कि 2 लोग हैं, एक क्या है जैकब है, एक कौन है जैकब है। जैकब कोई आदमी है, ठीक है, और एक उसके पुत्र हैं। तो हमको नहीं पता है, लेकिन रिलेशन दिया है कि कुछ साल पहले वो इतने गुना का था, कुछ साल बाद वो इतने गुना का हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम क्या मानेंगे, जैकब का उम्र x मान लेंगे और उसके पुत्र का उम्र क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। फिर 5 साल बाद, फिर 5 साल पहले करेंगे। अब देखिए होता क्या है, एक होता है वर्तमान उम्र, कौन सा उम्र होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन समझ लेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा आगे कोई भी कुछ टाइप का क्वेश्चन। वर्तमान उम्र 1 साल होता है पूर्व, ठीक होता है पूर्व, एक होता है पश्चात, है ना। यानी वर्तमान में अभी फिलहाल हम लोगों का जो उम्र है वही वर्तमान उम्र है। अब 5 साल पहले जो हमारा रहा होगा वही हमारे पिताजी का रहा होगा, यानी जो आपका रहा होगा वो आपके घर में जो भी होंगे सबका क्या होगा 5 साल पहले कम रहा होगा। ठीक,
ऐसा तो है नहीं, अगर आपका 5 साल पहले मान लेते हैं आपके पिताजी का 20 है, वो 20 कहाँ हो सकता है, पिताजी का 30 है, आपका 10 है, तो आपका जो उम्र है, पिताजी 5 साल पहले 25 रहा होगा तो आपका 0 तो होगा नहीं, आपका भी 5 साल कम होगा, तो यानी आपका 5 रहा होगा, है ना। इसी तरीके से अगर आपका उम्र जितना बढ़ेगा उतना आपके पिता का उम्र बढ़ेगा। आई बात समझ में। अगर ये 5 साल बाद 35 के हो जाएंगे तो आप भी 5 साल बाद 10 मास कितने हो जाएंगे, 15 के हो जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे 5 साल पहले 5 एकम 5, 5 7 35, यानी आपके पिताजी 5 5 25, 5 गुना थे, अब कितना गुना है, 15 दूना 30, लगभग 2 गुना से थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। अब आइए समझते हैं, यही हमारा कॉन्सेप्ट लगाना है किसमें, इस वाले क्वेश्चन में। मानेंगे जो जैकब का उम्र है वो क्या है, x वर्ष है, माना वर्तमान उम्र, माना जैकब का वर्तमान उम्र क्या है, वर्तमान उम्र x वर्ष है, कितना वर्ष है, x वर्ष है, ठीक। तथा जैकब के पुत्र का वर्तमान उम्र क्या है, y वर्ष है, y वर्ष है, ठीक। अब लिखेंगे प्रश्न के अनुसार नहीं, और थोड़ा सा कुछ मानते हैं, 2 लाइन और लिख देते हैं। देखिए क्या रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। लिख लेते हैं 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितना हो जाएगा, x है तो हो जाएगा x + 5, ठीक, वर्ष। अब यहाँ से लिख लेंगे 5 वर्ष बाद जैकब के पुत्र की आयु। आपको बताएं कि अगर पिताजी का 5 बढ़ता है तो पुत्र का भी क्या बढ़ेगा, यानी सबका उम्र बराबर बढ़ता है, x प्लस ये y प्लस क्या हो जाएगा 5, ठीक। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि जो जैकब का आयु है x + 5 है, जो उसके पुत्र का y है y + 3 है, 5 है, तो इसका कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा 5 वर्ष बाद। यानी 5 वर्ष बाद ये उम्र है जैकब का, ये 5 वर्ष बाद किसका उम्र है, उसके पुत्र का। तो कह रहा है कि 3 गुना हो जाएगा, तो 5 वर्ष बाद ये जैकब और 5 वर्ष बाद उसके पुत्र का ये 3 गुना हो जाएगा इसका, तो इसमें 3 से गुणा करेंगे तो ये दोनों उम्र बराबर होगा, ठीक। बराबर का चिन्ह लगा है। आप लोग कंफ्यूज देखिए कहाँ रहते हैं, हम आपको बता दें, कंफ्यूज यहाँ रहते हैं कि कह रहा है कि उसके पुत्र का उम्र जैकब से 3 गुना है, तो हैरियां 3 से गुणा कराते हैं आप लोग, है ना, लेकिन गुणा इधर कराना है क्योंकि हमको ये ऑलरेडी ज्यादा है, इसमें 3 से गुणा करेंगे तब ना ये बराबर होगा। बीच में क्या है बाबू, बराबर का चिन्ह है, समझ में आया, नहीं समझोगे सब लोग, उल्टा सीधा करोगे। देखो समझो, यहाँ 3 से गुणा कर दिए, अब यहाँ लिखेंगे x + 5, यहाँ 3 का y में गुणा किए क्या हो जाएगा, 3y प्लस 3 5 है, कितना हो जाएगा 15, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका x - 3y बराबर हो जाएगा 15 - 10, तो x - 3y बराबर कितना हो जाएगा, 15 में से 10 गया 5, हाँ 10 कहाँ हो 5, 15 में से 5 गया कितना हो जाए 10। देखो y को वहाँ ले गए और 5 को यहाँ ले आए, है ना, समीकरण नंबर 1। अब कुछ और कह रहा है, इसको भी ध्यान देते हैं। कह रहा है कि कहाँ गया, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब लिखेंगे 5 वर्ष, ऐसा प्रश्नानुसार लिख दीजिए, प्रश्नानुसार, ठीक। क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो बाबू x - 5 होगा ना 5 साल पहले, और उसके पुत्र का y - 5 रहा होगा ना 5 साल पहले। अब ये कितना गुना हो जाते हैं, 7 गुना,
अब बताओ किधर गुणा होगा। तो है पिताजी हैं, है पुत्र है, पिताजी इसके 7 गुना थे, तो इधर गुणा करें कि इधर गुणा करें? है ऑलरेडी ज्यादा है। अब बराबर कब होगा? जब इधर हम लोग गुणा करेंगे। समझ में आया? अब ना भूलिएगा x माइनस 5, ये सवाल बहुत ज्यादा अप्लाई होता है गुणा की यहाँ किया जाए तो 7y कितना हो जाए? 7y और माइनस 7 5 कितना हो गया? 35 हो गया। अब क्या करेंगे? x माइनस 7y, चलो इसको यहाँ लिखते हैं, x माइनस 7y और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? x को एक तरफ करिए, y को एक तरफ कर दीजिए, ठीक है, अपन हरदिमान रखा जाएगा। x बराबर हो जाएगा 7y और माइनस 35 और 5 इधर आएगा, माइनस क्या हो जाएगा? माइनस नहीं प्लस में हो जाएगा 5, ठीक। अब यहाँ से x बराबर हो जाएगा 7y और माइनस 30, ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दीजिए। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में क्या करेंगे? 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो यहाँ से प्रतिस्थापित करिए, क्या दिया है समीकरण? x माइनस 3y बराबर 10। इतना लंबे क्यों लिखे हैं? काहे कि ये लिखे है ना। x यहीं क्या है? 7y माइनस 30, ठीक। और 7y में से 3y गया, कितना बचेगा? 4y अब बराबर हो जाएगा 10 और माइनस कितना हो जाएगा? माइनस आएगा प्लस 30, ठीक। तो 4y बराबर हो जाएगा 30 10 कितना हो गया? 30 इधर इधर 10, हे भगवान, 7y x माइनस 3y बराबर 10 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान है 7y माइनस 3, चलो ठीक है। 4y बराबर हो जाएगा। अच्छा हाँ, पुत्र का y है, तब हम सोच रहे हैं काहे कम आ रहा है। 30 10 कितना हो गया? 40, तो 4 से 4 कटा, y बराबर कितना हो गया? 10। हम सोच रहे हैं पिताजी का उम्र 10 कैसे हो सकता है जब उसका बच्चा है, तो है ना, इसीलिए चेक करने लगे हैं। तो ये बच्चे का उम्र है, y किसका उम्र माने हैं? उसके पुत्र का उम्र। समझ में आया? तो अब क्या करेंगे? y का मान किसी में रखिए, y का मान समीकरण क्या करेंगे? 1 में रखने पर, ठीक, 1 में रखेंगे। अब जब 1 में रखेंगे तो 1 कहाँ है? वो x माइनस 3 और y के जगह ही क्या रखेंगे? 10 और बराबर क्या हो जाएगा? 10 है ही, देखा ही है, ठीक है। अब क्या करेंगे? 3 दाहिया में 30, यहाँ 10 हो गया, x बराबर हो गया 10 और प्लस 30, तो x बराबर क्या हो गया? यहाँ से आगे लिख देते हैं, x बराबर हो गया 30 10 40। अब इनके पुत्र का वो जैकब का उम्र क्या होगा? अतः जैकब का उम्र 40 वर्ष है। अब परफेक्ट बैठा। पहले हम सोच रहे थे कि ये जैकब का उम्र कितना है? 10 वर्ष है, तो ये हो सकता है उसके पुत्र कैसे हो जाएंगे 10 वर्ष में, ठीक है। तो इसीलिए हम कंफ्यूज थे, चेक किए। अब देखो, अब एकदम परफेक्ट बैठा था। 40 साल के पिताजी हैं, 10 साल का लड़का है, बिल्कुल हो सकता है। 28 29 30 साल में शादी होगा, उसके बाद फिर जैसे 40 साल हुआ होगा तैसे 10 साल का लड़का एकदम तैयार हो गया होगा। तो इस तरीके से ये आपका क्या है? प्रश्नावली 3.2 100% कंप्लीट है, ठीक है। और लेक्चर कौन सा है? ये इसका 2 चर वाले रैखिक समीकरण का भाग 4 है। अभी 2 लेक्चर और आएगा, तो 3.3 उसमें खत्म हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आप लोगों को एक एक चीज समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट होता है किसी भी प्रकार का, तो उसको क्या करिए? कमेंट करिए, उसका हम लोग रिप्लाई करेंगे, है ना। और अगर मान लेते हैं कोई परेशानी रहती है, उस पर काम किया जाएगा, है ना। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को लास्ट तक बने रहने के लिए। कोशिश ये करिए कि जो वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। वो इसलिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ पाएँ। और ये भी कोशिश करिएगा ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चों के पास शेयर करिएगा। आई बात समझ में? ताकि उनका भी फायदा हो, आपका भी फायदा हो, हमारा भी फायदा हो, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद आप सभी लोगों को।